बजट के भाषण में पहली बार बिहार की बाढ़ समस्या का जिक्र हुआ, परंतु बहुत थोड़ी राशि 11,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस राशि से बिहार में कहां क्या होगा यह जानना बजट प्रस्तावों से तो संभव ही नहीं है। बिहार सरकार की बाढ़ नियंत्रण की ऐसी कोई नीति या योजना नहीं है जिससे 11,500 करोड़ रुपए का सही उपयोग समझ में आए। यह ठेकेदार लॉबी के लिए अभी एक प्रोत्साहन राशि है और बिहार की नई बीमारी एस्टीमेट घोटाला के लिए भी समर्थन राशि है। बिहार ग्राम आधारित प्रदेश है। जनगणना में शहरी आबादी केवल 12% की थी। किसान लगभग घाटे की खेती कर रहे हैं और हाड़ मांस गलाकर खेती पर निर्भर किसान वर्ग के लिए कुछ भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। नीतीश कुमार खुद अब हर खेत को सिंचित बनाने की अपनी ही बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने घोषणा की थी कि 2025 तक बिहार के हर खेत को सिंचित बना देंगे। बिहार की मांगों में कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट, कई हवाई अड्डे और कई मेडिकल कॉलेज रहे हैं। ग्रामीण विकास की अब तक की जो स्थिति है उसको नज़रअंदाज करके, खेतों की सिंचाई को नज़रअंदाज करके राज्य सरकार की यह भोली आकांक्षा ही है और यह बड़बोलापन है। कई शहरों के लिए खर्चीले मेट्रो प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के पहले सरकार से इसकी ज़रूरत का कोई सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। बिहार ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आप लगभग कौवा हाँकने वाले तरीके से चल रहे हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट के अरमान पाल रहे हैं। बिहार के नदी जल परिनियोजन और नदी के अंदर के 10 प्रकार के संसाधनों का उपयोग बिहार की सबसे पहली ज़रूरत है। इसके लिए वेस्ट इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। इसके पहले नदी बेसिन की आधुनिक शोध और नीति संस्थान की आवश्यकता है। बिहार को केंद्र से मिले समर्थन पर दिल्ली केंद्रित बुद्धिजीवी ईर्ष्या से बात कर रहे हैं, परंतु बिहार खुद में इस तरह की सहायता से अपनी विकास प्राथमिकता तय कर लेगा, इसमें संदेह है। Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees. 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाएगा। वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूँ कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ये लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में अपने विकास के लिए स्पष्ट सर्वेक्षण और प्राथमिकताएं बनाई है। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में राजधानी बनाने की शुरुआत की थी। इस शहर के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो पुनर्वास नीति बनाई है उसमें यह है कि मुआवजा भी देंगे और राजधानी बनने तक प्रति माह जमीन मालिकों को सहायता के पर्क देंगे और अंत में उनकी ज़मीन पर बने भवनों के वाणिज्य कीमत का एक हिस्सा फिर से उन्हें देंगे। यह अंतराल के बाद दोबारा शासन में आए हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास 15,000 करोड़ रुपए की उपयोग की प्रशासनिक क्षमता है। बिहार में इसका अभाव है। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता की मांग थी। बिहार में बक्सर के चौसा के उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए नीतीश सरकार भारी सहायता चाहती थी। उस परियोजना के वजह से चौसा के किसान दमन के शिकार भी हुए हैं। थर्मल पावर का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि मुआवजा देने संबंधी विसंगति का विरोध कर रहे हैं। किसानों की ज़मीन गई, उन्हें भारी ठगी और दमन का मुकाबला करना पड़ा।
बजट में चौसा के लिए किसी समर्थन का ऐलान नहीं किया गया है। बजट प्रस्ताव में पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सहायता की घोषणा हुई है। इस बजट प्रस्ताव से विपक्ष को थोड़ी निराशा हुई, परंतु डायरेक्ट टैक्स देने वाले असंतुष्ट रहे हैं। महंगाई की वजह से 1 लाख रुपए आय वर्ग बढ़ाया गया। इनकम टैक्स के रूप में प्रत्यक्ष कर देने वालों को वास्तव में निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्ताव से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। पहले सालाना 3 से 6 लाख आमदनी वालों को 5% की दर से टैक्स देना पड़ता था। अब 3 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और 7 से 10 लाख वालों को 10%। अगली सीमा 12 लाख है जिन्हें 15% और उसके बाद सीमा 15 लाख है जिन्हें 20% प्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों में जो गजेटेड पद पर हैं और जो प्राइवेट कंपनियों में थोड़ी तरक्की कर गए हैं, यदि उन सबको घोषित सालाना आमदनी 15 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें 30% आय को आयकर के रूप में देना पड़ेगा। अगर टैक्स की बचत का टोटका इस्तेमाल न कर पाए तो उनकी आमदनी में से 4-5 लाख रुपया हर साल प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार के पास चला जाएगा। इस तरह इस वर्ग की नियमित आमदनी 2 स्लैब नीचे वालों के बराबर ही रह जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर बोझ बहुत बड़ी विसंगति लिए हुए है। बिहार पर कुछ बातें और समझने की है। कहा गया है कि बिहार को कुछ एयरपोर्ट और कुछ मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे। यह अभी तक बजट घोषणा की जगह चुनावी घोषणा की तरह ही है। विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव को बजट मान्यता नहीं मिली, परंतु बिहार सरकार का सड़कों का जो रोलर चल रहा है उस संदर्भ में इस बजट में बिहार स्पेसिफिक बातें हैं, जो बोधगया से राजगीर तक एक्सप्रेसवे सड़क बिहार में बना दूसरे 4 लेन सड़कों से भी ज़्यादा शानदार होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे से शानदार बनेगा। वैशाली से दरभंगा तक की एक्सप्रेसवे बनेगा। सड़क के अन्य योजनाओं में गंगा एक्सप्रेसवे है, भागलपुर को जोड़ने वाली सड़क है। बिहार सरकार को सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय बजट घोषणा दे दी गई है। बिहार के लिए पूंजी निवेश किया गया है और आंध्र प्रदेश के पुनर्संगठन के लिए फिर सहायता घोषित की गई है। इनके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी विशेष उल्लेख किया गया है। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. अगले वीडियो प्रोग्राम में हम रोजगार और इंटर्नशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ और हमारे विश्लेषकों पर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।